Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 13. In previous lectures 11 and 12, we have studied many topics about series parallel circuits, which is also known as combination circuits. उसमें हमने सबसे पहले बात की थी आइडेंटिफाइंग सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप्स. हमने डिफरेंट किस्म के सर्किट्स देखे थे और उसमें हमने देखा था कि सर्किट का कौन सा पोर्शन सीरीज़ में है और कौन सा पोर्शन पैरेलल में है, और फिर उनको हमने पैरेलल पोर्शन को अलग सॉल्व किया, सीरीज़ पोर्शन को अलग सॉल्व किया, और आपके पास ऐसे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ पैरेलल सर्किट आ गई. फिर हमने बात की थी कि हाउ टू एनालाइज सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स, कि अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स हो और आपके पास एक सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट हो, तो उसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज़ पैरेलल रिलेशनशिप क्या है. उसके बाद आपने सर्किट का आरटी फाइंड आउट करना है, और आरटी के बाद फिर आपने, अगर आपके पास वोल्टेज गिवन है तो फिर आप आईटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और फिर एज वी नो ऑल द फार्मूलाज CDR, VDR, KCL, KVL एंड ओम्स लॉ, इन तमाम फार्मूलाज को यूज़ करके हम सर्किट की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वोल्टेज, करंट एंड पावर. फिर हमने बात की थी वोल्टेज डिवाइडर्स विद रेजिस्टिव लोड्स. एज वी नो दैट रेजिस्टिव लोड क्या होता है कि जब आप किसी भी सर्किट के, जहाँ पे आप उस सर्किट की आउटपुट ले रहे होते हैं, वहाँ आप कोई रेजिस्टर पैरेलल में अटैच कर देती हैं. तो जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट. हमने देखा था कि जब हम रेजिस्टिव लोड को ऐड करते हैं वोल्टेज डिवाइडर में तो उस पर क्या इफेक्ट होता है. फिर हमने बात की थी कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ अ वोल्ट मीटर, कि अगर आपके पास किसी रेजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा. फिर हमने बात की थी लैडर नेटवर्क की, और इसमें हमने एक सिंपल लैडर नेटवर्क देखा था, और हमने एक स्पेशल R/2R लैडर नेटवर्क की बात की थी. लेक्चर 13 में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. लेक्चर 13 एंड लेक्चर 14 में मैं बहुत से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, और आपने भी फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप्स. क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज एंड ड्रॉ द फॉलोइंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पार्ट ए में जो क्वेश्चन है दैट इज R1 इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की. तो इसको हम ड्रॉ ऐसे करेंगे. दिस इज R1 एंड इट इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3. तो आपके पास यहाँ पे R2 आ जाएगा और यहाँ पे R3. आप इनको पॉइंट A और B कह सकते हैं, और ये आपका व्यू पॉइंट बन गया जहाँ से आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं एक सर्किट में कि R2 और R3 they are parallel with each other, and then this group is in series with R1. अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना जाए तो हम लिख सकते हैं RT is equal to R1 plus R2 parallel to R3. अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, in which R1 in parallel with the series combination of R2 and R3.
अगेन इसको मैं पॉइंट ए बी कह देता हूँ, और ये आपके पास इस क्वेश्चन में R1 है, एंड दिस R1 इज इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। तो आपके पास ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसमें R2 और R3 सीरीज में है, एंड देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद R1। तो इसके लिए अगर हम RT लिखना चाहें तो RT का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। R1 in parallel with a branch containing R2 in series with a parallel combination of 4 other resistors। तो इसको अब हम ड्रा करते हैं पार्ट सी को। ये आपके पास R1 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस केस में ये आपका व्यू पॉइंट है और यहाँ पे भी व्यू पॉइंट आपका ये है। तो इसमें R1 इन पैरेलल विद अ ब्रांच कंटेनिंग R2, तो ये आपके पास एक ब्रांच बन गई जिसमें R2 है, वेयर R2 इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अदर रेजिस्टर्स। तो यहाँ आपके पास 4 पैरेलल रेजिस्टर्स आ जाएंगे और इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अगर ये आपके पास R1 है, ये R2 है, तो इसको हम R3, इसको हम R4, इसको R5 और इसको R6 कह सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं RT का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो RT हमारे पास बनेगा RT इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4 पैरेलल टू R5 पैरेलल टू R6। तो ये आपके पास RT का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, R3 R4 R5 R6 को, और देन इसको ऐड कर देंगे R2 में, और देन दिस होल एक्सप्रेशन इज इन पैरेलल विद R1। क्वेश्चन नंबर 2, visualize and draw the following series parallel circuits. Part A parallel combination of 3 branches each containing 2 series resistor। तो हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 branches हैं and each containing 2 series resistor। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम पॉइंट ए और इसको पॉइंट ए भी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 3 ब्रांचेस हैं। दिस इज branch 1, this is branch 2 and this is branch 3। और इसमें ये रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, ब्रांच 1 में R1 और R2 सपोज सीरीज में, ब्रांच 2 में R3 और R4 सीरीज में, और ब्रांच 3 में R5 और R6 सीरीज में है। और अगर इसके लिए मैं RT का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू
R1 plus R2 parallel to R3 plus R4 parallel to R5 plus R6. अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं. A series combination of 3 parallel circuits each containing 2 resistors. अब ये पार्ट एक ऑपोजिट है. अब इसमें आपके पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 पैरेलल सर्किट्स. तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये एक पैरेलल सर्किट ये हो गया, एक पैरेलल सर्किट ये हो गया, एंड दिस इज द थर्ड पैरेलल सर्किट. इसको पॉइंट ए कह देते हैं, इसको पॉइंट बी कह देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि दिस पैरेलल सर्किट इज इन सीरीज विद दिस एंड दिस. इट मीन्स कि तीनों पैरेलल सर्किट एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं. अगर इसको मैं R1 कह दूं, इसको R2 कह दूं, इसी तरह इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6 कह दूं, तो इस सर्किट के लिए हमारे पास RT का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4 एंड प्लस R5 पैरेलल टू R6. Now we solve problems related to analysis of series parallel resistive circuits. Question number 3. Determine the current through each resistor in this figure and then calculate each voltage drop. तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं अपने पास. हमारे पास जो डाटा है इस क्वेश्चन में वो Vs गिवन है which is equal to 1.5 volt. R1 की वैल्यू गिवन है 56 ओम, R2 की वैल्यू गिवन है 100 ओम, R3 की वैल्यू गिवन है अगेन 100 ओम और R4 की वैल्यू गिवन है 27 ओम. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं. RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3 प्लस R4. जब इस इक्वेशन में आप R1, R2, R3 एंड R4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 133 ओम. अब जैसे कि हमारे पास Vs भी गिवन है विच इज़ 1.5 वोल्ट एंड RT हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो अब हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. IT इज इक्वल टू Vs बाई RT. तो Vs की वैल्यू 1.5 वोल्ट पुट करें और RT की वैल्यू 133 ओम पुट करें. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 11.3 मिली एम्पियर्स. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
लीव कर रहा है, तो आपके पास जो I1 करंट होगा वो IT के इक्वल होगा। इसी तरह ये करंट IT यहाँ पे डिवाइड होगा इन रजिस्टर्स R2 एंड R3, और अगेन इस पॉइंट पे कंबाइन होगा, और R4 में भी आपके पास जो करंट होगा वो IT होगा। तो हम कह सकते हैं कि I4 और I1 IT के इक्वल हैं। तो IT की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 11.3 मिली एम्पियर्स। तो इस तरह हमारे पास I1 और I4 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम बात करते हैं I2 और I3 की। सो बाय CDR वी नो दैट I2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू I टोटल, जो टोटल करंट इस नोड में एंटर हो रहा है। इसमें R2, R3 और IT की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 5.64 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं I3 की। अगेन बाय CDR I3 करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो R2 बाय R2 प्लस R3 इंटू IT। तो जब आप इसमें R2 और R3 और IT की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 5.64 मिली एम्पियर्स। अब जैसे कि हमारे पास करंट्स आ गए हैं which is flowing through every resistor I1, I2, I3 and I4. So by using Ohm's law we can calculate voltage across each resistor. So V1 is equal to I1 R1, और जिस इसमें I1 R1 की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 633 मिली वोल्ट्स। V2 इज इक्वल टू I2 R2, और जब इसमें आप I2 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 564 मिली वोल्ट। अब जैसे कि R2 और R3 दे आर पैरेलल विद ईच अदर, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू V3। एंड सिमिलरली बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम V4 फाइंड आउट कर सकते हैं। V4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4। तो इसमें I4 R4 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो V4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 305 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने RT फाइंड आउट किया, देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ हमने IT की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन बाय यूजिंग CDR हमने करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट किया, I1, I4, I2, I3, एंड देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट कर ली। ये V1 आपके पास आ गया, ये V2 एंड V3, और ये आपके पास V4 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन द गिवन सर्किट एंड देन कैलकुलेट द ईच वोल्टेज ड्रॉप। अगेन इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले हम वो राइट डाउन करते हैं। हमें Vs गिवन है विच इज़ 3 वोल्ट्स, हमें R1 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 680 ओम, R2 की वैल्यू गिवन है विच इज़ अगेन 680 ओम, R3 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 330 ओम्स, एंड R4 की वैल्यू गिवन है हमें विच इज़ 180 ओम। तो जो प्रोसीजर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो किया है
उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करेंगे। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 779 ohms। Now by using Ohm's law, IT is equal to VS by RT। तो VS की वैल्यू गिवन है 3 वोल्ट और यहाँ पुट करते हैं और RT की वैल्यू हमारे पास आई थी 779 ओम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 3.85 मिली एम्पियर्स। अब जैसे कि हमें पता है कि दिस करंट इज IT, सो हम कह सकते हैं कि आपके पास I1 करंट है दैट इज इक्वल टू IT और IT करंट आपके पास आया था 3.85 मिली एम्पियर। अब हम इसके क्रॉस रजिस्टर R1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बाय ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू 3.85 मिली एम्पियर है और R1 की वैल्यू 680 ओम है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 2.62 वोल्ट्स। नाउ बाय KVL we know that Vs is equal to V1 plus V2, where in this circuit V2 is equal to V3 is equal to V4. So V2 is equal to Vs minus V1। तो Vs की वैल्यू हमारे पास है 3 वोल्ट और V1 की वैल्यू हमारे पास है 2.62 वोल्ट्स। तो जब आप Vs में से V1 को माइनस करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 383 मिली वोल्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, तो इट मीन्स कि इन सब की वैल्यूज हमारे पास आ गई 383 मिली वोल्ट। अब जैसे कि हमें इन सब के R2, R3, R4 के क्रॉस वोल्टेजेस पता हैं तो हम सिंपली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। I2 इज इक्वल टू V2 बाय R2। इसमें जब आप V2 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो I2 आपके पास आ जाएगा 563 माइक्रो एम्पियर्स। इसी तरह I3 की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I3 इज इक्वल टू V3 बाय R3। तो V3 की वैल्यू और जब R3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज़ 1.16 मिली एम्पियर। और इसी तरह I4 इज इक्वल टू V4 बाय R4। तो V4 और R4 की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो I4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.13 मिली एम्पियर्स। तो इस तरह इस सर्किट में हमने देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उससे ये इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हमने KVL भी यूज़ किया है। तो अगेन इस सर्किट में हमने सबसे पहले RT फाइंड आउट किया है, फिर हमने बाय यूजिंग ओम्स लॉ IT की वैल्यू फाइंड आउट की है और फिर हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो टोटल करंट बैटरी से निकल रहा है वो IT है। तो इस केस में जो R1 में से करंट पास कर रहा है वो IT होगा, तो वो हमने डायरेक्ट बता दिया कि I1 इज इक्वल टू IT। और फिर देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ हमने V1 की वैल्यू फाइंड आउट की और फिर हमने इस सर्किट पे
KVL अप्लाई किया तो आपके पास V2 की वैल्यू आ गई, एंड R2, R3 एंड R4 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, सो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, और फिर बाय यूजिंग ओम्स लॉ हमने I2, I3 और I4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट, देन कैलकुलेट ईच वोल्टेज ड्रॉप। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो अगेन सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो डाटा हमें गिवन है वो हमें VS गिवन है विच इज़ 5 वोल्ट, हमें R1 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 1 किलो ओम, R2 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 6.2 किलो ओम, R3 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3.3 किलो ओम, R4 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 10 किलो ओम, और R5 की वैल्यू गिवन है जिस विच इज़ 5.6 किलो ओम। तो अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास नॉर्मली बैटरी जो आपने पिछले सर्किट से देखी उसमें लेफ़्ट साइड पे होती है, लेकिन इस सर्किट में बैटरी मिडल में है। आप देख सकते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे भी एक रजिस्टर और इसके राइट साइड पे भी रजिस्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में RT फाइंड आउट करते हैं। RT का जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि R2 और R3 दे आर पैरेलल विद ईच अदर, प्लस R4 और R5 भी पैरेलल हैं, and then this whole expression is in parallel with R1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 852 ohms। अब आप देख सकते हैं अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं यहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 और ये R5 है। तो इसमें टोटल 2 ब्रांचेस हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब जो R1 रजिस्टर है वो इस बैटरी के पैरेलल है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी जो बैटरी की वोल्टेज है। सो हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू VS बाय R1। तो VS की वैल्यू इसमें जब हम 5 वोल्ट पुट करेंगे और R1 की वैल्यू जब हम इसमें 1 किलो ओम पुट करेंगे तो हमारे पास I1 जो करंट होगा वो 5 मिली एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस सर्किट के राइट साइड को, बैटरी की जो राइट साइड पे है उसको अलग से सॉल्व करते हैं, उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करते हैं। क्योंकि बैटरी की राइट साइड पे देयर आर 4 रेजिस्टर्स R2, R3, R4 एंड R5। तो सबसे पहले हम इसका इन चारों रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम R राइट कह देते हैं। तो इस केस में R राइट किसके इक्वल होगा? R2 पैरेलल टू R3 प्लस R4 पैरेलल टू R5।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर राइट की वैल्यू आ जाएगी 5.74 किलो ओम। ये आपके पास राइट साइड है और जी लेफ्ट साइड। तो हमने राइट ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया तो हमारे पास राइट आ गया 5.74 किलो ओम। और इसी तरह अगर मैं करंट फाइंड आउट करूं आई राइट तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज VS आ रही है तो हम लिख सकते हैं कि VS बाई आर राइट। तो VS की वैल्यू में से 5 वोल्ट पुट करते हैं और आर राइट की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 5.74 किलो ओम्स। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आई राइट जो करंट आएगा वो 871 माइक्रो एम्पियर्स होगा। तो जो करंट आपके पास यहाँ पे आ रहा था वो 5 मिली एम्पियर था और जो करंट आपके पास राइट साइड पे जा रहा है दैट इज 871 माइक्रो एम्पियर्स। अब क्योंकि R2 और R3 दे आर पैरेलल विद ईच अदर और इस नोड में जो करंट एंटर हो रहा है वो 871 माइक्रो एम्पियर्स है, तो हम यहाँ से I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू बाई CDR R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 इंटू आई राइट। तो जब आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 303 माइक्रो एम्पियर्स। और इसी तरह I3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू आई राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 568 माइक्रो एम्पियर्स। सिमिलरली I4 is equal to R5 divided by R4 plus R5 इंटू अब यहाँ पे आई राइट करंट जो था वो 871 माइक्रो एम्पियर था और वही करंट दोबारा यहाँ पे कंबाइन होके आपको यहाँ मिलेगा। तो इस नोड में करंट आई राइट एंटर हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई राइट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 313 माइक्रो एम्पियर्स और I5 की वैल्यू आप बाय यूजिंग KCL भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज I5 इज इक्वल टू आई राइट माइनस I4। तो I5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 558 माइक्रो एम्पियर्स। अब जैसे कि आपके पास तमाम करंट्स आ गए हैं I1, I2, I3, I4 and I5. So now you can calculate voltage across each resistor. By using Ohm's law, V1 is equal to I1 R1, V2 is equal to I2 R2, V3 is equal to I3 R3, V4 is equal to I4 R4 and V5 is equal to I5 R5। तो जब आप इसमें इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट, V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.88 वोल्ट
इसी तरह V3 की वैल्यू भी आपके पास 1.88 वोल्ट्स आएगी, क्योंकि R2 और R3 दोनों पैरेलल हैं विद ईच अदर। और इसी तरह V4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.13 वोल्ट, और V5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगेन 3.13 वोल्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि R4 और R5 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, तो इनके क्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी, और R2 और R3 के क्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी। तो इस तरह हमने इस सर्किट में बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर हमने RT की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट की, और इसके बाद हमने बाय यूजिंग CDR हमने तमाम करंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, और फिर हमने उन करंट्स की हेल्प से वोल्टेज की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट एंड देन कैलकुलेट ईच वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें आपके पास एक और डिफरेंट किस्म का सर्किट आ गया है। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, आपके पास 1 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि बैटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस ऊपर और प्लस नीचे है। तो अगेन सबसे पहले हम इसमें जो हमें डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। अब आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिख देते हैं। Vs गिवन है 1 वोल्ट, R1 गिवन है 1 किलो ओम, R2 1 किलो ओम गिवन है, R3 की वैल्यू 2.2 किलो ओम है, और R4 की वैल्यू 3.3 किलो ओम है। तो सबसे पहले हम इसमें RT फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस, सो RT इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले R3 और R4 को पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे, देन इसमें R2 को हम सीरीज में ऐड करेंगे, और देन दिस होल एक्सप्रेशन इज इन पैरेलल विद R1। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 699 ओम्स, और इसी तरह आपके पास IT की वैल्यू Vs बाई RT की इक्वल होगी, तो वो आपके पास आ जाएगी 1.43 मिली एम्पियर्स। अब आप देख सकते हैं कि R1 इज इन पैरेलल विद सोर्स वोल्टेज, तो R1 के क्रॉस भी वही वोल्टेज है जो सोर्स वोल्टेज है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू Vs बाई R1। तो आपके पास यहाँ पे I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर, और जब आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी तो आप वोल्टेज V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू I1 इंटू R1। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। अब इस सर्किट में हम R3 और R4 को सॉल्व करते हैं, बिकॉज दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर। R3 4 आपके पास आ जाएगा R3 पैरेलल टू R4, एंड दिस इज इक्वल टू 1.32 किलो ओम। अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनेगी वो ये आपके पास R1 था, ये आपके पास R2 है, और ये आपके पास R3 4 आ गया है। तो यहाँ से आपके पास टोटल करंट एंटर हो रहा है इस नोड में, और ये करंट I1 है, और ये करंट I2 के
इक्वल होगा। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I टोटल माइनस I1। तो I टोटल हमारे पास 1.43 मिली एम्पेयर था, इसमें से आप जब 1 मिली एम्पेयर माइनस करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 431 माइक्रो एम्पेयर्स, और यहाँ से फिर आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू I2 इंटू R2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 431 मिली वोल्ट्स। अब जैसे कि आपके पास I2 की वैल्यू भी आ गई है, अब I2 जो करंट है वो इस नोड पे डिवाइड होगा और करंट I3 और करंट I4 बनाएगा। तो हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग CDR। तो I3 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 इंटू इस नोड में कौन सा करंट एंटर हो रहा है I2, तो इसको I2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 259 माइक्रो एम्पेयर्स। और इसी तरह अगर मैं I4 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई कर देता हूँ। तो I4 इज इक्वल टू I2 माइनस I3, तो I4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 173 माइक्रो एम्पियर्स। तो यहाँ से हम V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3, तो V3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 570 मिली वोल्ट। और क्योंकि R3 और R4 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, एंड एज वी नो दैट in parallel circuit voltage is same across each resistor, तो हम कह सकते हैं कि V4 is equal to V3 and which is equal to 570 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले RT फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने IT फाइंड आउट किया और उसके बाद फिर हमने करंट I1 फाइंड आउट किया, फिर हमने I2, I3 और I4 फाइंड आउट कर लिया और फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस भी फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट देन कैलकुलेट ईच वोल्टेज ड्रॉप। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं 3-4 क्वेश्चंस, लेकिन अब इस केस में आपके पास सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर हम देखें आपके पास इस केस में भी जो वोल्टेज सोर्स है वो सर्किट के मिडल में है। वोल्टेज सोर्स के लेफ़्ट साइड पे भी कुछ रेजिस्टर्स हैं और वोल्टेज सोर्स के राइट साइड पे भी कुछ रेजिस्टर्स हैं। तो आप इस सर्किट को देख के बता सकते हैं कि कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और कौन से सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ देखें सबसे पहले तो R6 और R7 दे आर पैरेलल विद ईच अदर, और देन दिस ग्रुप R6 R7 इज इन सीरीज विद R8 एंड R5। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देखें तो R3 और R4 ये पैरेलल हैं और ये फिर R2 और R1 के साथ सीरीज में है। तो इसमें जो हमें डाटा गिवन है अगेन वही 5 वोल्ट सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है और हमें हर रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इस केस में। तो सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास R3 और R4 ये पैरेलल हैं,
तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं R3 पैरेलल टू R4 प्लस R2 प्लस R1। अब राइट साइड पे आप देखें, आपके पास R5 is in series with the parallel combination of R6 and R7 and then in series with R8, और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस नोड पे करंट डिवाइड होगा, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब आप इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 3.23 किलो ओम। अब हम IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाई RT, तो VS और RT की वैल्यू से पुट करेंगे तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.55 मिली एम्पियर्स। ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, बैटरी की लेफ़्ट साइड पे आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं और बैटरी के राइट साइड पे भी आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑन दी लेफ़्ट साइड। तो वो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये शो कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑन दी लेफ़्ट साइड। इस एक्सप्रेशन में आप जब वैल्यूज पुट करेंगे रेजिस्टेंस की तो आपके पास R लेफ़्ट की वैल्यू आ जाएगी 5.2 किलो ओम, और इसी तरह R राइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बैटरी के राइट साइड के रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास R राइट की वैल्यू आ जाएगी 8.5 किलो ओम। तो अब हम I5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये करंट आपके पास I5 करंट है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप CDR यूज़ करेंगे एंड बाय CDR आपके पास आ जाएगा यहाँ पे R लेफ्ट डिवाइडेड बाय R लेफ्ट प्लस R राइट इंटू I टोटल। तो आपके पास I5 की वैल्यू आ जाएगी 588 माइक्रो एम्पियर्स। तो यहाँ आप V5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं I5 इंटू R5, तो V5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.94 वोल्ट्स। अब हम I6 की बात करते हैं। अब क्योंकि आपके पास I5 करंट आ गया है और ये करंट आपके पास यहाँ पे होगा और ये करंट इस नोड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पोर्शन पे हम CDR अप्लाई करते हैं। तो I6 इज इक्वल टू R7 डिवाइडेड बाय R6 प्लस R7 इंटू I5। तो इसमें जब आप R6, R7 और I5 की वैल्यूज पुट करेंगे तो I6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 294 माइक्रो एम्पियर्स। अब क्योंकि R6 और R7 इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यूज सेम हैं, इस R6 की वैल्यू भी 6.8 किलो ओम है और R7 की भी 6.8 किलो ओम है, तो हम कह सकते हैं कि I6 इज इक्वल टू I7। जो वैल्यू आपके पास I6 की आ रही है वही I7 की भी होगी। तो इसी तरह इनकी वोल्टेजेस भी सेम होंगी, V6 इज इक्वल टू V7, और इसको आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 वोल्ट्स की इक्वल। अब जो I8 होगा वो आपके पास I5 की इक्वल होगा, क्योंकि I5 करंट इस नोड पे डिवाइड होके I6 और I7 करंट बनाएंगे, और अगेन ये दोनों करंट्स हैं कंबाइन होके
दोबारा आपके पास यहाँ पे R8 में से I5 करंट पास कर रहा होगा। तो I8 इज इक्वल टू I5 विच इज इक्वल टू 588 माइक्रो एम्पियर्स। सो V8 इज इक्वल टू I8 इंटू R8। तो आपके पास V8 की वैल्यू आ जाएगी 1.06 वोल्ट। अब हम बैटरी की लेफ़्ट साइड पे आते हैं। तो आपके पास जो I1 करंट है दैट इज़ इक्वल टू I2 करंट है, क्योंकि R1 और R2 दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों में से सेम करंट पास कर रहा होगा। तो I1 इज़ इक्वल टू I2 एंड दिस इज़ इक्वल टू IT माइनस I5। मैंने इस नोड पे KCL अप्लाई कर दिया है। तो टोटल करंट T एंटर हो रहा है और दो करंट लीव कर रहे हैं, एक को I5 हमने कह दिया और दूसरे को I1 कह दिया। तो I1 इज इक्वल टू IT माइनस I5। तो आपके पास I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी 962 माइक्रो एम्पियर्स। तो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। सो V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो आप इसमें जब I1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 962 मिली वोल्ट्स। और क्योंकि R2 की वैल्यू भी आपके पास 1 किलो ओम है तो आपके पास V2 की भी वैल्यू 962 मिली वोल्ट ही आएगी। अब हम बात करते हैं करंट I3 की। तो I3 इज इक्वल टू, हम इस पैरेलल पोर्शन पे CDR अप्लाई करते हैं। इसमें R3 और R4 आपके पास पैरेलल में है। तो I3 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 इंटू जो यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है इस नोड में, इस नोड में कौन सा करंट एंटर हो रहा है I1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे I1, R4 और R3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 308 माइक्रो एम्पियर्स। और I4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन बाय यूजिंग CDR। R3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 इंटू I1। तो I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 654 माइक्रो एम्पियर्स। तो यहाँ आप V3 फाइंड आउट कर सकते हैं। V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे I3 और R3 की तो V3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.08 volts and this is also the value of V4 because R3 और R4 पैरेलल हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो जो V3 होगा वही V4 होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, determine the current through each resistor in the given circuit, then calculate each voltage drop। अब आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि आपके पास ये 5 जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं R1, R2, दिस वोल्टेज सोर्स R3 एंड R4, ये 5 आपस में पैरेलल हैं। अगर इस सर्किट को मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। तो जब आपके पास कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो आप उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इस पे सर्किट पे कोई भी
फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सर्किट में आप देखेंगे बैटरी मिडल में है, लेकिन जब मैंने सर्किट को रीड्रा किया तो बैटरी को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ और बाकी रेजिस्टर्स को राइट साइड पे ले आया हूँ। तो ये सर्किट भी शो कर रहा है कि these all 5 components are in parallel with each other। तो इस सर्किट में हमें Vs की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट्स, हमें R1, R2, R3, R4 इन सब की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम इसमें सबसे पहले RT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 406 किलो ओम। अब अगर हम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि रजिस्टर्स पैरेलल में है तो जो सोर्स वोल्टेज होगी वही इन सब के क्रॉस वोल्टेज होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 एंड दिस इज इक्वल टू V सोर्स विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो इट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। अब हम करंट की बात करते हैं तो करंट I1 is equal to Vs by R1। जब इसमें Vs और R1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, Vs की वैल्यू 2 पुट करेंगे और R1 की वैल्यू 1 मेगा ओम पुट करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोएम्पेयर। इसी तरह I2 इज इक्वल टू Vs by R2। तो Vs की वैल्यू हम अगेन 2 वोल्ट्स पुट करें और R2 की वैल्यू हम 3.3 मेगा ओम पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 606 नैनो एम्पियर्स। I3 के लिए आपके पास ये आ जाएगा Vs by R3। तो Vs की वैल्यू और R3 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 323 नैनो एम्पियर्स और I4 की वैल्यू इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर्स। तो इस तरह हमने RT की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट की, फिर हमने देखा कि V1, V2, V3, V4 ये सब इक्वल हैं और ये Vs के इक्वल है विच इज़ 2 वोल्ट। फिर हमने I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड RT फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्विचेस इन द फॉलोइंग सर्किट। ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास स्विच SW1 है और स्विच SW2 है। NCPB stands for normally closed push button and NOPB stands for normally open push button। तो इसमें हमने देखना है कि स्विचेस के टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं। हमारे पास 2 स्विचेस हैं तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपके पास स्विच 1 क्लोज्ड है और स्विच 2 ओपन है। ये स्विच आपके पास क्लोज है और ये स्विच आपके पास ओपन है। तो इस केस में जो करंट का पाथ बनेगा वो, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से और करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, तो करंट यहाँ से मूव करता हुआ और सीधा R2 में आ जाएगा, क्योंकि ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ओपन पाथ से करंट पास नहीं करता।
तो आपके पास इस केस में जो RT होगा वो सिर्फ R2 के इक्वल होगा एंड विच इज़ इक्वल टू 220 ohms। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें स्विच 1 is closed and switch 2 is also closed। अब इस केस में दोनों स्विचेस क्लोज हैं, तो अगेन इस केस में करंट R1 में से पास नहीं करेगा, वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ इन दोनों रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में जो RT आपके पास आएगा दैट इज़ इक्वल टू R2 पैरेलल टू R3। जब आप R2 और R3 को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आपके पास 200 ओम आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज आल्सो ओपन। जब ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा, तो अब इस केस में करंट R1 में से पास करता हुआ और R2 में से पास करता हुआ ग्राउंड हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास RT बनेगा R1 प्लस R2, तो ये आपके पास बन जाएगा 320 ओम। एंड फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में आपके पास स्विच 1 ओपन होगा और स्विच 2 क्लोज्ड होगा। अब जब स्विच 1 आपके पास ओपन है, स्विच 2 क्लोज्ड है, तो आपके पास अब करंट का पाथ क्या बनेगा, करंट R1 में से होता हुआ R2 और R3 में डिवाइड होगा और फिर आपके पास ग्राउंड हो जाएगा। तो आप के पास इस केस में RT क्या बनेगा, R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 300 ohms। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है कि जब सर्किट का कोई पाथ ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से करंट पास नहीं करता और उससे आगे का सर्किट एक किस्म का ख़त्म हो जाता है और उससे आगे जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और जब आपके पास कोई पाथ शॉर्ट हो जाए, क्लोज हो जाए, तो फिर वहाँ से मैक्सिमम करंट पास करता है और अगर उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टर हो तो उसमें से करंट पास नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रेजिस्टर है जो एक बैटरी VS के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और इसको आप यहाँ पे एक और रेजिस्टर वायर के साथ यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इस केस में आपके पास जो करंट होगा वो रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो करेगा, 0 एम्पियर्स। क्यों? क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, तो करंट यहाँ से आएगा, इसको यहाँ आगे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही और यहाँ उसको रेजिस्टेंस नज़र आ रही, तो करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं और यहाँ से होता हुआ वापस बैटरी में आ जाएगा। तो रेजिस्टर में से करंट 0 पास कर रहा है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन द रेजिस्टेंस बिटवीन A and B in the following circuit with the source removed and then calculate the voltage at each node with respect to ground। अब आप इस सर्किट को देख सकते हैं कि ये सर्किट इस पॉइंट पे शॉर्ट हो रहा है, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस RA भी आएगी, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B, that is equal to
4.7 किलो ओम पैरेलल टू 10 किलो ओम प्लस 5.6 किलो ओम। क्योंकि ये सर्किट यहाँ से शॉर्ट हो रहा है इस पॉइंट पे दोबारा, क्योंकि आपके पास टोटल करंट आ जाएगा, तो आपके पास आर ए बी के लिए सिर्फ ये 3 रजिस्टर 4.7 किलो ओम, 5.6 किलो ओम और 10 किलो ओम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप क्योंकि इसको यहाँ से देख रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट इस केस में ये बन गया है, तो 10 किलो ओम और 5.6 किलो ओम ये सीरीज़ में आ जाएंगे और देन देयर कम्बिनेशन इज़ इन पैरेलल विद 4.7 किलो ओम रजिस्टर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3.61 किलो ओम। अब इस सर्किट का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द वोल्टेज एट ईच नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें VA, VB, VC और VD फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस सर्किट को मैं रीड्रा करता हूँ। क्योंकि 4.7 किलो ओम और 5.6 किलो ओम दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे ऊपर सीरीज़ में कर दिया और ये दोनों 10 किलो ओम के पैरेलल हैं, तो इसको मैंने 10 किलो ओम के पैरेलल कर दिया और इस तरह हमने दूसरी साइड पे किया है। अगर मैं इन रेजिस्टेंस को नाम दे दूँ और अगर मैं इसको R1 कह दूँ, इसको R2 कह दूँ और इसको R3 कह दूँ, इसको R4 कह दूँ, इसको R5 कह दूँ और इसको R6 कह दूँ, तो इसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो ये आपके पास रजिस्टर R1 था, ये R2 है, इसी तरह ये R3 है, ये R4 है, ये आपके पास R5 है और ये R6 है। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सर्किट को। R1 और R2 को ऐड करके हम R12 बना देते हैं और इसको मैं R3 और इसको R4 ही कह देते हैं और इसको जब R5 और R6 को सीरीज़ में ऐड करेंगे तो इसको मैं कह देता हूँ R56, वेयर R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R56 इज इक्वल टू R5 प्लस R6। तो अब हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R12 पैरेलल टू R3 प्लस R4 पैरेलल टू R56। जब आप इसमें इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 6.02 किलो ओम और यहाँ पे आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी VS/RT और VS की वैल्यू 100 वोल्ट्स है, RT की वैल्यू 6.02 किलो ओम है, तो आपके पास IT आ जाएगा इस केस में 16.61 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं I12 करंट की, जो रेजिस्टेंस R12 में से पास कर रहा है। तो I12 आपके पास आ जाएगा R3, क्योंकि R12 के ऑपोजिट R3 है, तो R3 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय R3 प्लस R12 इंटू IT। इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे
आपके पास I12 की वैल्यू आ जाएगी 8.18 मिली एम्पेयर्स, एंड ये करंट I1 के इक्वल होगा और ये करंट I2 के इक्वल होगा। इसी तरह हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। I3 इज इक्वल टू IT माइनस I1। इस नोट पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो टोटल करंट में से अगर I1 करंट माइनस हो जाए तो आपके पास I3 करंट आ जाएगा, और I3 करंट आपके पास इस केस में आ जाएगा 8.43 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं करंट I4 की। तो I4 इज इक्वल टू R56 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R56 इंटू I टोटल, क्योंकि यहाँ आपके पास दोबारा टोटल करंट आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो जब ये करंट यहाँ पे डिवाइड होगा R4 और R56 में, तो जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है IT, उस करंट को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है R56 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R56 के साथ। तो I4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो I4 की वैल्यू 8.74 मिली एम्पेयर आ जाएगी। और इसी तरह हम I56 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू I5 इज इक्वल टू I6 एंड I टोटल में से हम I4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास I56 की वैल्यू आ जाएगी 7.86 मिली एम्पियर्स। अब आपके पास I1, I2, I3, I4, I5, I6 सब करंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम आराम से वोल्टेजेस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38.4 वोल्ट। V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45.8 वोल्ट्स। V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84.3 वोल्ट्स। V4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.7 वोल्ट्स। V5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.86 वोल्ट्स एंड V6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.86 वोल्ट्स। अब आपके पास वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर आ गई है, तो अब हम VA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो VA इज इक्वल टू पॉइंट A से ग्राउंड तक हमने मूव करना है। तो पॉइंट A से ग्राउंड तक आने के रास्ते में हमारे पास आप देख सकते हैं 100 वोल्ट्स का सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है। तो इस केस में आपके पास VA 100 वोल्ट्स की इक्वल हो जाएगा। VB के लिए पॉइंट B से ग्राउंड तक मूव करना है। तो पॉइंट B से हम मूव करते हुए जब ग्राउंड तक आएंगे तो हम इन R2, R5 और R6 रेजिस्टर्स में से पास कर रहे हैं। तो इनके पास जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं मीन्स V2 प्लस V5 प्लस V6, तो ये आपके पास VB बन जाएगा और VB आपके पास आ जाएगा 61.5 वोल्ट के इक्वल। अब हम बात करते हैं VC की। अब पॉइंट C से ग्राउंड तक आना है, तो हम ये हमारे पास पॉइंट C है, तो इससे ग्राउंड तक आने के लिए हम R4 वाला रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। तो C से ग्राउंड के बीच में आपके पास R4 रजिस्टर है और इसके पास जो वोल्टेज है वही आपके पास VC की वोल्टेज होगी, जो कि 15.7 वोल्ट्स है। और इस तरह VD के लिए पॉइंट D से हमने ग्राउंड तक आना है। तो D से ग्राउंड तक आने के लिए आपके पास रास्ते में सिर्फ एक रजिस्टर आता है R6। तो आपके पास जो VD होगा वो V6 की इक्वल होगा और वो 7.86 वोल्ट्स के इक्वल आ जाएगा।
तो जब भी किसी पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो उस पॉइंट से आप ग्राउंड तक मूव करें और देखें कि आपके पास पॉसिबल पाथ्स कौन कौन से हैं, और उन पाथ्स के दौरान जो जो वोल्टेज ड्रॉप्स आ रहे हैं वो सिंपली ऐड होती जाएंगी, तो वो आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आ जाएगी। तो आज आपने देखा कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू सीरीज पैरेलल सर्किट्स, और स्पेशली हमने कॉम्प्लिकेटेड पैरेलल सीरीज सर्किट से किए हैं। उसमें हमने सबसे पहले आरटी फाइंड आउट किया, फिर आईटी फाइंड आउट किया, और फिर आईटी की हेल्प से हमने तमाम करंट्स फाइंड आउट किए, और फिर हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट किए। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।